हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार क्या होता है। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के बारे में हमने पहले ही वीडियो में पढ़ चुके हैं हम लोग, और बैंकिंग सेक्टर किसी से छुपा हुआ भी नहीं है कि बैंक होता क्या है। तो बैंकिंग सिस्टम में थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दे दूं कि बैंक होता क्या है कि बैंक में लोग पैसे जमा कर सकते हैं और वहां से ऋण ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप विदेशी मुद्रा कर लेते हैं तो उसको आप एक्सचेंज कर सकते हैं। बैंक में क्या होता है, उसके बाद सारा बैंकों का जो हेड होता है, अब जो हम लोग कमर्शियल बैंक देख रहे हैं, वाणिज्यिक बैंक होता है। स्टेट बैंक हो गया, यूको बैंक हो गया, इलाहाबाद में हो गया, सारा वाणिज्यिक बैंक हो गया। और सारे बैंकों के ऊपर में कौन होता है? RBI। ठीक है, सबसे बड़ा बैंक होता है जो सारे बैंकों का रेगुलेट करता है। ठीक है, तो ये बैंकिंग सिस्टम है जो कि देश में हमारे चलता है। ठीक है, और बैंकिंग सिस्टम में सुधार को लेकर सरकार ने कुछ नीतियां बनाई है। ठीक है, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सुधार क्या होता है। तो सुधार एक तरीके से क्या होगा कि हम ऐसा बैंकिंग सिस्टम बनाएंगे, ऐसी नीतियां बनाएंगे ताकि बैंक का जो फायदे होता है हर एक लोगों तक पहुंचे, हर एक लोग उसका फ़ायदा उठा सके। और बैंकिंग का जो नीतियाँ होते हैं वो थोड़ा सरल होना चाहिए ताकि लोगों को उतना जटिल ना लगे और असुविधाजनक तरीके से वे सारे फायदे उसको ले सके। तो देखिए, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार बैंक संचालन या नियमों में किए गए कदमों और बदलावों को संदर्भित करता है, और इन बदलावों का उद्देश्य सिस्टम को बेहतर बनाना है। यानी कि इस बैंकिंग सुधार ऐसे करना होता है ताकि इससे क्या होता है कि बैंकिंग के जितने भी नियम हो ताकि वो सरल हो और इफ़ेक्टिव हो, प्रभावशाली हो, लोगों को इसका फ़ायदा अच्छे से मिल सके। इसमें क्या होता था कि नई नवीनतम तकनीकों को अपनाने और बैंकिंग तक पहुंच को आसान बनाने की अनुमति देता है। यानी कि इसमें वो सारे चीज़ कर सकते हैं, वे सारे नीतियाँ हो सकता है ताकि जिसमें लोगों को बैंक तक का पहुंच आसानी से मिले, बैंक का हर फायदा लोगों को मिल सके। ठीक है, तो सुधार सरकारी निकाय द्वारा किए गए परिवर्तन है, और भारत में बैंकिंग क्षेत्र के इन सुधारों में पिछले कुछ वर्षों में हुए सभी परिवर्तन शामिल है। यानी कि बैंकिंग, पहली बात तो बैंकिंग सिस्टम जो होता है एक एक नीति के अनुसार काम करता है। एक कोई संस्था होता है, जैसे कि बैंकिंग में सुधार के लेकर नीतियाँ आर बी आई बनाता है, और RBI ही नीतियाँ बनाती है। ठीक है, तो RBI क्या करता है कि ऐसे ऐसे नीतियाँ बनाती है ताकि लोगों के पहुंच हो, लोग आसानी से कम ब्याज दर पर लोगों को लोन भी मिल सके। और इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में इसी को कड़ी में लेकर बैंक में कुछ सुधार भी किए गए हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, तो ये बदलाव बैंकों को समय के साथ तालमेल बनाए रखने में मदद करते हैं, चाहे वह तकनीकी अपनाना। ये बड़ा बैंकों का क्या होता है कि बदलाव के साथ तालमेल बनाने में मदद करता है ताकि समय के साथ जो बदलाव हो रहा है। अब पहले क्या होता था, मोबाइल बैंकिंग नहीं होता था। आज के समय में मोबाइल हर लोगों के हाथों में है, तो बैंकिंग का फ़ायदा मोबाइल से ही कर लेता है। पहले ATM का फ़ायदा होता नहीं था, ATM पता ही नहीं था लोगों के बारे में, लोगों को। आज के समय में ATM लोग यूज करते हैं। तो यानी कि क्या रहा है कि समय के साथ बैंकिंग में भी बदलाव करना पड़ता है। ठीक है, पहले अभी का देखिए, पहले कितना था, 20 सरकारी बैंक थे, और अभी वो घटकर 10 सरकारी बैंक रहे हुए। तो ये समय की मांग है, समय के अनुसार उसमें नीतियाँ बदलाव करना पड़ता है। बैंकों को भी उस समय के साथ समझना होता है कि लोगों की ज़रूरतें क्या होती है और लोग किस तरह का बैंक को देखते हैं। ठीक है, भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार एक सतत प्रक्रिया है, और नियमित रूप से नई नीतियाँ पेश की जाती है। इससे बैंकिंग सेवा को आसान बनाने में मदद मिलती है। ठीक है, ये जो सुधार होता है कि हर हमेशा ये प्रक्रिया चलते रहता है कि समय के साथ बैंक में सुधार होना चाहिए। ठीक है, और नई नई नीतियाँ पेश करके लोगों को क्या होता है कि बैंक को अप्रोच जो होता है, पहुँच आसान बनाता है। ठीक है, और इन सुधारों का उद्देश्य सुलभता भी है। एक प्रमुख लक्ष्य सभी क्षेत्रों और लोगों को शामिल करना है। भारत में बैंकों की मौजूदगी ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में होनी चाहिए। यानी बैंकिंग सिस्टम में ऐसी सारी नीतियाँ शामिल होती हैं ताकि हर एक गरीब से गरीब किसानों तक और हर तबके के लोगों तक बैंक का पहुंच होना चाहिए, और बैंक हर जगह खुलने चाहिए। भारत में सरकार अक्सर बैंकिंग क्षेत्र में सुधार लाती रहती है, और इसमें भारतीय रिजर्व बैंक की अहम भूमिका होती है। क्योंकि हमें मालूम है कि जितने भी व्यापारिक या व्यावसायिक बैंक होते हैं, सारे RBI के अंतर्गत काम करते हैं, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करते हैं। ये सारे बैंकों के जो रूल रेगुलेशन होते हैं, नीतियाँ जो होती हैं, RBI ही बनाती है, इसलिए उसे केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है। ठीक है,
और ये केंद्र बैंक होता है, ये सभी बैंकों को संचालन करने वाली संस्था होती है। देखिए, और उसके आगे देखिए, सरकार और आरबीआई के सलाहकार बैंकिंग क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करने के लिए नीतियां तैयार करती है। पहली बात तो सरकार होती है, दूसरी बात आरबीआई, ये दोनों ही मिलके बैंकिंग क्षेत्र में सुधार को लेकर नीतियां बनाती हैं। तो चलिए आज समझते हैं कि हाल के वर्षों में बैंकिंग के सुधार के लेकर कौन कौन सी नीतियां बनी हुई है। तो पहला जो देखिए नीति में आता है नरसिम्हा समिति, जो नरसिम्हन समिति जो है 1991 में बनाया गया था, और उसकी कुछ सिफारिशें थी। उसने जो नीति ये कमेटी बना था, उसने सरकार के सामने कुछ सिफारिशें रखी कि ये बदलाव बैंकिंग क्षेत्र में होना चाहिए। तो इसमें सिफारिश में से क्या क्या था? तो पहली सिफारिश ये था कि 1991 में एलपीजी नीति लागू की गई। एलपीजी नीति मतलब आप जहाँ पढ़े होंगे, 1991 में भारत में क्या हुआ था कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति आई थी। यानी कि वैश्वीकरण क्या हुआ कि विश्व के हर बाजार तक लोगों की पहुंच होना चाहिए। उसके अलावा निजीकरण में क्या होता है कि जो सरकारी क्षेत्र होता है उसको निजी कर दिया जाता है। उदारीकरण हो गया, फिर निजीकरण, और उसके बाद एक वर्ड बता उदारीकरण। उदारीकरण का अर्थ होता है जो रोक टोक होता है, जो प्रतिबंध लगा हुआ था। पहले कई क्षेत्रों में जो प्रतिबंध लगा था, सरकार ने रोक टोक लगा के रखा था, उन रोक टोक को हटाना था। तो यही 1991 में एलपीजी नीति आया था, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का नीति आया था। उसके अलावा इस समिति का और सिफारिश क्या था कि मौद्रिक नीति का जो उपकरण होते हैं एसएलआर, सीआरआर और रेपो रेट को नीचे लाया जाए, क्योंकि यही जो फैक्टर होते हैं जो महंगाई को बढ़ाने घटाने में, लोन को महंगा करने, लोन को सस्ता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसको इसमें कहा गया कि इन सब रेट को कम किया जाए। प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए गैर सरकारी और विदेशी बैंकों को बढ़ावा दिया जाए। इस समिति ने यह भी बताया कि बैंकिंग क्षेत्र में भी कंपटीशन होना चाहिए। और कंपटीशन कब होगा? क्योंकि कंपटीशन तब होगा जब देश में सरकारी के साथ साथ निजी क्षेत्र के बैंक भी होना चाहिए, इसके अलावा विदेशी बैंक भी होना चाहिए। तो ये सब सिफारिश इसने किया था। उसके आगे इसने सिफारिश ये किया कि बैंकों को खुद अपनी ब्याज दरें तय करने की छूट दी जाए। इसने ये भी बताया कि हर बैंक, जितना भी बैंक देश में काम करते हैं, उसे अपने हिसाब से ब्याज दर में छूट जैसे तो ब्याज दर तय करता है। कोई भी लोन लेता है तो ब्याज देता है ना, ब्याज अपने हिसाब से तय करने की उसे छूट दिया जाए। जनरली क्या होता है कि हर बैंक अभी ब्याज दर तय नहीं करते हैं। सारे ब्याज दर तय करने का जो हक होता है वो आरबीआई के हाथ में होता है। तो इसने सिफारिश किया कि बैंकों को ही छूट दे दिया जाए कि वही ब्याज दर तय करेंगे। उसके बाद आया नरसिम्हन समिति 1998। पहले नरसिम्हन समिति 1991 था, अब ये नरसिम्हन समिति 1998 था। तो इस समिति में देखिए क्या है, तो इस समिति से सिफारिशें निम्नलिखित थी। तो पहले सिफारिश था कि वाणिज्यिक बैंकों को आपस में विलय अधिकतम आर्थिक और वाणिज्यिक माहौल पैदा करेगा, इससे उद्योगों को विकास होगा। क्या क्या रहा है, यह क्या कर रहा है, जितने सरकारी बैंक है अगर चाहेगा तो एक बैंक दूसरे बैंक से मिल सकता है, विलय कर देना चाहिए, मिला देना चाहिए। ये कह रहा है कि अब मिला देने से क्या होगा कि बैंकिंग और में सुधार होगा अच्छा, और इससे फैक्ट्री जो उद्योग होते हैं उसका विकास होगा। यानी कि बैंकिंग का विलय की सिफारिश इस कमेटी में किया था। दूसरा कहा था किसने कि बैंकों का विलय कमजोर वाणिज्यिक बैंकों के साथ नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कहा, देखो कोई भी अगर दो बैंक मिलना चाहता है या विलय होना चाहता है, तो कोई भी एक कमजोर देश के साथ कमजोर बैंक के साथ विलय नहीं होना चाहिए। दो स्ट्रॉन्ग बैंक के साथ ही विलय होना चाहिए। जो मजबूत बैंक है, जो देश को चला सकते हैं, तो मजबूत बैंक के साथ मजबूत बैंक का ही विलय होना चाहिए। मजबूत के साथ कमजोर के साथ विलय नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा देश के बड़े बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया जाए। यानी कि जो देश में जो बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बैंक काम कर रहे हैं, उन्हें ये छूट दिया जाए कि विदेशों में भी अपना ब्रांच खोल सके। ठीक है। इसके अलावा इसकी सिफारिशें थी कि 2 लाख रुपए से कम ऋण पर ब्याज नियंत्रण बैंकों को देना चाहिए। इसने कहा कि अगर कोई बैंक अगर 2 लाख रुपया तक ऋण देता है तो उसमें कितना ब्याज देना है उसे बैंक को ही तय करने की छूट देना चाहिए, उसे कोई दूसरे को तय करना नहीं देना चाहिए। तो ये सिफारिश 1998 के नरसिम्हन समिति का था। उसके बाद यह वर्मा समिति आया। वर्मा समिति भी 1998 में आया। तो इस समिति ने क्या कहा कि वर्मा समिति ने कमजोर बैंकों का बड़े बैंकों से विलय की सलाह दी। अब इसमें कहा गया कि जो कमजोर बैंक है उसे विलय कर लेना चाहिए बड़े बैंकों के साथ। इससे क्या होगा कि उस बैंक में जो कमजोरियां हैं वो दूर हो जाएंगे। ठीक है।
उसने SEP का सुधार दिया था। इस समिति ने SEP का सुधार का जो सूत्र दिया था, उसमें SEP का S का मतलब होता है सॉल्वेंसी, E का होता है मतलब अर्निंग और P का होता है प्रॉफिटेबिलिटी। यानी कि ये सारी नीतियाँ बर्मा समिति का दिया गया था। उसके बाद आया विमल जालान समिति, जो कि 2013 में आया, और इस समिति ने भी सरकार के सामने कुछ सिफारिशें रखी थी कि बैंकिंग में क्या क्या सुधार होना चाहिए। तो इसने पहले सिफारिश ये रहा था कि बैंकों के लाइसेंस से संबंधित नए नियम दिए गए। अब बैंक जो लाइसेंस लेंगे, क्योंकि कोई भी हर कोई बैंक नहीं खोल सकता, उसे बैंक खोलने के लिए उसे RBI से लाइसेंस लेना पड़ता है। तो इस नीति में क्या हुआ कि लाइसेंस लेने के संबंधी अलग अलग नई नई नीतियाँ बनाई गई। उसके अलावा इसकी सिफारिश पर ही 2014 में IDFC और बंधन बैंकों का, जो पहले गैर बैंक के वित्तीय कंपनियां थी, इन दोनों को बैंक का दर्जा दिया गया। 2014 से पहले क्या था, एक IDFC काम करता था, एक बंधन बैंक, दो चीज़ जो वित्तीय संस्थान काम करते थे। तो इन दोनों वित्तीय संस्थान को इस समिति के सिफारिश पर बैंक बना दिया गया, ताकि बैंक के रूप में देश में काम कर सके। उसके बाद का सिफारिश देखिए, NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के पास कम से कम 200 करोड़ की परिसंपत्ति और उनका कुल NPA 5% से कम होने पर उसे बैंक बनाया जा सकता है। यानी कि कोई भी अगर देश में वित्तीय संस्था काम कर रहा है, नॉन बैंकिंग संस्था काम कर रहा है, अगर उसके पास 200 करोड़ के परिसंपत्ति है और उसका जो नेट टर्नओवर 5% से कम है अगर, तो उसे बैंक बनाया जा सकता है, यानी कि बैंक घोषित किया जा सकता है। तो ये सारी सिफारिशें रही थी जो बैंक के सुधारों को लेकर था। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया हो गया कि बैंक में सुधार को लेकर क्या क्या नीतियाँ सरकार देश में जो हाल में बनाई गई थी। पहले तो शुरू से तो बहुत सारी नीतियाँ बनाई गई, लेकिन हाल के वर्षों में जो नीतियाँ बनाई गई थी वो सारे नीतियों का मैंने आज के वीडियो में आप लोग को बता दिया है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर।